मेरी बड़ी बेटी की पहली करवा चौथ से ठीक 2 दिन पहले हमारे पुराने सुनार ने मुझे फोन करके कहा, त्रिपाठी जी, अगर आप अपनी बेटी को सचमुच बचाना चाहते हैं तो अभी अकेले दुकान पर आइए और घर में किसी को मत बताइए। उस एक वाक्य ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। मैं उस समय आंगन में तुलसी को पानी दे रहा था। घर में ऊपर वाले कमरे से मेरी छोटी बहन सावित्री की आवाज आ रही थी। वह पिछले 1.5 साल से अपने बेटे दीपक के साथ मेरे ही घर में रह रही थी। पहले बोली थी, भैया, बस 2 महीने, लड़के का काम जम जाए फिर हम किराए का घर ले लेंगे। 2 महीने कब 15 महीने बन गए पता ही नहीं चला। अब हालत यह थी कि मेरे ही घर की रसोई में मेरा पूछा जाता था। मैंने फोन काटा तो सामने मेरी बेटी काव्या का संदेश चमक रहा था। पापा, शाम को आदित्य के साथ आ रही हूँ। एक जरूरी कागज पर आपकी साइन चाहिए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात। इन 3 शब्दों से अब मुझे डर लगाने लगा था। मेरी पत्नी सुशीला को गए अभी सिर्फ 10 महीने हुए थे। इस घर की हर ईंट में उसकी आवाज बची हुई थी। बरामदे के कोने में रखा पीतल का दिया, रसोई की खिड़की पर उसका लगाया मनी प्लांट, मंदिर में उसकी चुनी हुई पीली चुनरी, सब कुछ वैसा ही था। बस घर के लोग बदल गए थे, या शायद मैं देर से समझा कि लोग पहले से ऐसे थे। मैं ही देखना नहीं चाहता था। मैं तुरंत चौक की उस पुरानी सर्राफा गली पहुंचा, जहां 35 साल से मेरा लेन देन चल रहा था। हरिशंकर सुनार ने मुझे दुकान के सामने नहीं, पीछे वाले छोटे कमरे में बिठाया। उसकी आवाज में वो हिचक थी जो बुरी खबर से पहले आती है। उसने मेज पर लाल मखमली डिब्बा रखा। इसे पहचानते हैं? मैंने डिब्बा खोला। अंदर काव्या का मंगलसूत्र था। ये ये उसके गले का है, मैंने कहा। पर ये आपके पास कैसे? हरिशंकर ने मेरी तरफ सीधी आंख से देखा। आपकी बेटी कल आई थी, बोली, धागा ढीला हो गया है, ठीक कर दीजिए। मैंने जैसे ही हाथ में लिया, समझ गया, ये वही नहीं है जो आपकी पत्नी ने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाया था। मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या मतलब, वही नहीं है? उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर धातु पर रगड़ा, फिर दवा की एक बूंद डाली। रंग बदल गया। ऊपर से सोना, अंदर से सस्ता मिश्रण। नकली नहीं कहूंगा, पर असली भी नहीं। और डिजाइन हूबहू नकल है। जो असली मंगलसूत्र था, या तो बदल दिया गया है या कहीं और रख दिया गया है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वही मंगलसूत्र जिसे सुशीला ने मरने से पहले छू कर कहा था, ये काव्या को देना, बहू नहीं बेटी बनकर जाएगी। मैंने धीमे से पूछा, क्या काव्या को पता है? हरिशंकर ने जवाब देने से पहले दरवाजा भीतर से बंद किया, फिर बोला, पता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर एक बात और है। असली मंगलसूत्र और कुछ पुराने गहनों का काम मैंने किया था। उन पर मेरे खास निशान हैं। पिछले महीने किसी ने मेरे एक पुराने कारीगर से हूबहू वैसी नकल बनवाई है। नकद भुगतान हुआ, नाम नहीं लिखा गया। लेकिन वह रुका। लेकिन उसने अपने फोन में एक धुंधली सी तस्वीर खोली। सीसीटीवी की फोटो थी। चेहरा साफ नहीं था, पर आदमी की कलाई पर वही मोटा काला धागा था जो मेरा दामाद आदित्य हर समय बांधे रहता था। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। बाहर घंटियों, मोलभाव, दुकानदारों की आवाजें चलती रहीं। मेरे अंदर जैसे सब कुछ बंद हो गया था। आदित्य, मेरी बेटी का पति, वह लड़का जिसे मैंने पढ़ा लिखा, संस्कारी, शांत समझा था, जो हर वाक्य के अंत में पापा जी लगाता था, जो मेरी पत्नी की चिता के पास खड़ा होकर बोला था, अब आप अकेले नहीं हैं। हरिशंकर फिर बोला, मुझे लगा पहले आपसे कहना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ गहनों की नहीं लग रही। नक्कल इतनी सफाई से बनवाई गई है कि कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। मैंने पूछा, और क्या हो सकता है? वह बोला, जब घर के गहने चुपचाप बदले जाते हैं तो समझिए अगला निशाना अक्सर कागज होते हैं। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर दूसरा डर जगा दिया। कागज, घर के, जमीन के, पुरानी हवेली के, गंगा किनारे वाली बाड़ी के, और उस छोटे से मंदिर के जहां मेरे पिता हर साल नवरात्र में भंडारा करवाते थे। शाम को घर लौटा तो ऊपर वाले कमरे से दीपक की हंसी आ रही थी। नीचे बैठक में काव्या और आदित्य पहले से बैठे थे। मेरी बहन सावित्री चाय डाल रही थी जैसे यह उसका घर हो। मुझे देखते ही काव्या उठी, गले लगी और बोली, पापा, आप ठीक तो हैं? चेहरा क्यों उतर गया? मैंने पहली बार उसे गले लगते हुए महसूस किया कि उसके हाथों में वह घबराहट नहीं थी जो अपनी चीज खोने वाले की होती है। उसमें जल्दबाजी थी। आदित्य ने फाइल खोली। पापा जी, बस एक औपचारिक कागज है। आप अकेले रहते हैं, इसलिए एक देखभाल अनुमति पत्र बनवा देते हैं, ताकि अस्पताल, बैंक, दवा, किसी भी जरूरत में मैं और काव्या आपकी मदद कर सकें। मैंने फाइल हाथ में ली। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, विशेष देखभाल एवं प्रबंधन अधिकार पत्र। मैं वकील नहीं हूं, पर इतना समझ गया कि यह कोई मामूली कागज नहीं। कुछ पन्ने पलटते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। भाषा बहुत चालाक थी।
जहां सहायता लिखा था, वहीं नीचे छोटे अक्षरों में संपत्ति संबंधी प्रतिनिधित्व भी घुसाया गया था। मैंने सिर उठाकर पूछा, इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? आदित्य बिना पलक झपकाए बोला, पापा जी, आपकी सुविधा के लिए। कल को आपको कुछ हो जाए तो कल को मुझे कुछ हो जाए। मैंने उसके शब्द दोहराए। काव्या बीच में हंसी। अरे पापा, आदित्य का मतलब वो नहीं था। आप तो बात पकड़ लेते हैं। दीपक नीचे आया और बिना पूछे मेरे बगल की कुर्सी पर बैठ गया। मामा जी, साइन कर दीजिए ना। आजकल सब लोग ऐसे कागज बनवा लेते हैं। प्रॉपर्टी वॉपर्टी के लिए नहीं, बस सुविधा के लिए। प्रॉपर्टी वॉपर्टी बहुत हल्के से कहा गया शब्द अक्सर सबसे भारी होता है। मैंने फाइल बंद की और कहा, रख दो, पढ़कर बताऊंगा। सावित्री का चेहरा उतर गया। भैया, अपनों पर भी भरोसा नहीं रहा क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। रात को सबके सो जाने के बाद मैं ऊपर वाले पुराने कमरे में गया। वही कमरा जहां सुशीला अपना लोहे का संदूक रखती थी। उसकी चाबी अब भी मेरी अलमारी में थी। मैंने संदूक खोला। ऊपर साड़ियां थीं, नीचे कपड़े में लिपटी फाइलें। मैंने कांपते हाथों से पुरानी रजिस्ट्री निकाली। पहला पन्ना असली था, दूसरा भी। तीसरा उठाते ही मेरी सांस अटक गई। जहां मूल दस्तावेज होना चाहिए था, वहां रंगीन फोटोकॉपी रखी थी, असली कागज गायब थे। और उसी फाइल के नीचे मेरी पत्नी की लिखावट में आधा मुड़ा हुआ एक छोटा पर्चा रखा था। अगर कभी गहने बदलें तो समझना इरादा सिर्फ गहनों का नहीं है। मैंने पर्ची हाथ में पकड़ी। सुशीला को यह बात कब समझ आई थी और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी नीचे आंगन में धीमी आवाजें सुनाई दी। मैं सीढ़ियों तक आया। बैठक की बत्ती बुझी थी, पर दरवाजे की दरार से रोशनी झर रही थी। अंदर काव्या की आवाज थी, बस पापा से साइन हो जाए, फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और आदित्य ने बहुत शांत स्वर में कहा, साइन नहीं हुए तो डॉक्टर वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। भूलने की शुरुआत तो सब मान ही चुके हैं। मेरे हाथ से पर्ची छूटते छूटते बची। उस रात पहली बार मुझे समझ आया, मेरी बेटी मेरी चिंता नहीं कर रही थी, वह मेरी जगह तय कर रही थी। और मैं अभी तक अपने ही घर में मेहमान बना बैठा था। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह जब आंगन में धूप उतरी, घर वाले अपने अपने अभिनय में लौट चुके थे। सावित्री रसोई में भजन चला रही थी। दीपक फोन पर किसी से ऊंची आवाज में प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। काव्या ने मुझे संदेश भेजा, पापा नाराज मत रहिए, जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए। जिस दिन कोई बार बार कहे कि वह तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, समझ लो तुम्हारा भला उसकी सूची में सबसे नीचे है। मैंने उस सुबह किसी से झगड़ा नहीं किया। मैंने उल्टा वही किया जो उन्हें सबसे कम उम्मीद थी। मैं नरम पड़ गया। नाश्ते की मेज पर मैंने खुद कहा, काव्या, वो कागज शाम को फिर ले आना, देख लेंगे। काव्या के चेहरे पर राहत की एक चमक आई। आदित्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मैं जानता था पापा जी, आप हमें समझेंगे। समझूंगा। हाँ, अब मैं बहुत कुछ समझने वाला था। मैं सीधे अपने पुराने मुनीम घनश्याम के पास गया। वह 35 साल से हमारे कारोबार के कागज देखता आया था। उसे मैं नौकर नहीं, घर का आदमी मानता था। मैंने उससे पूछा, क्या पिछले कुछ महीनों में किसी ने मेरे पुराने कागज देखे? वह पहले तो हिचका, फिर बोला, बाबूजी, मुझे लगा आपकी अनुमति से होगा। आदित्य बाबू 2 बार आए थे। बोले, आप भूल गए हैं कि किन जमीनों की नकल निकलवानी है। उन्होंने गंगा किनारे वाली बाड़ी, पुरानी हवेली और मंदिर वाली पट्टी के कागज देखे थे। मैंने पूछा, कब? शादी से 1 हफ्ता पहले और फिर बहू जी की 13वीं के 2 दिन बाद। मेरे कानों में भनभनाहट सी हुई। 13वीं के 2 दिन बाद, जब घर में धूप, हवन, रोना, रिश्तेदार, सब कुछ एक साथ चल रहा था। उसी बीच किसी ने मेरी पत्नी की मौत और मेरी टूटन का समय चुनकर कागजों का रास्ता बना लिया। मैंने घनश्याम से कहा, आज से बिना मेरी लिखित अनुमति कोई फाइल नहीं खुलेगी, कोई नहीं। वह सिर हिलाता रहा, पर उसकी आंखों में शर्म थी, मेरी आंखों में भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी शर्म लापरवाही की थी, मेरी अंधविश्वास की। वहां से मैं तहसील गया। रजिस्ट्री दफ्तर में पुराने परिचित बाबू थे। कुछ चाय, कुछ धैर्य, कुछ पुराने रिश्ते। और 1 घंटे बाद मुझे जो जानकारी मिली, उसने मेरे भीतर की आखिरी बची नींद भी छीन ली। गंगा किनारे वाली बाड़ी के सामने से नया संपर्क मार्ग निकलने वाला था। सरकारी अधिग्रहण की चर्चा चल रही थी। मुआवजा अब भी घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अंदाजा बड़ा था, बहुत बड़ा। और उसी इलाके के आसपास एक निजी आश्रम नुमा वृद्ध देखभाल केंद्र का प्रस्ताव भी पड़ा था, जिसकी तरफ से पहले ही जमीनें जोड़ने की कोशिश हो रही थी। उस प्रस्ताव के स्थानीय समन्वयक का नाम देखकर मैं ठिठक गया। आदित्य शुक्ला, मेरे दामाद का पूरा नाम। मैंने कागज पर उंगली रखी रही। दफ्तर का पंखा घूमता रहा। लोग आते जाते रहे। मेरा अतीत और वर्तमान एक ही बिंदु पर आकर टकरा गए। अब तस्वीर साफ होने लगी थी।
पहले गहने बदले गए, फिर मूल कागज निकाले गए, फिर देखभाल के नाम पर हस्ताक्षर का खेल शुरू हुआ और अंत में शायद यही कहा जाता, बाबूजी अब अकेले नहीं रह सकते, उन्हें आश्रम जैसे शांत स्थान पर रख देते हैं। शांत स्थान, जिसे वे सेवा कहते, मैं निर्वासन कहता। मैंने उसी दिन शहर के एक वकील अमरनाथ मिश्र से मुलाकात की। मैं कहानी नहीं, तथ्य लेकर गया। नकली मंगलसूत्र, गायब मूल रजिस्ट्री, दामाद का भूमि प्रस्ताव से जुड़ना, देखभाल अधिकार पत्र, डॉक्टर से मानसिक दुर्बलता लिखवाने की योजना। मिश्र जी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोले, त्रिपाठी जी, खेल नया नहीं है, बस परिवार बदल जाते हैं। पहले आपको दो काम करने होंगे। एक, असली दस्तावेज सुरक्षित कराइए या उनके प्रमाणित अभिलेख निकलवाइए। दो, अपनी संपत्तियों पर अभी से प्रतिबंधात्मक व्यवस्था बनाइए, बिना आपकी भौतिक उपस्थिति और दो स्वतंत्र गवाहों के कोई भी प्रतिनिधित्व मान्य न हो। मैंने पूछा, और अगर वे मुझे मानसिक रूप से अयोग्य साबित करने की कोशिश करें? वह मुस्कुराए नहीं, सीधे बोले, तो उनसे पहले आप अपनी क्षमता का प्रमाण दर्ज कराइए, वीडियो, मेडिकल, बैंकिंग, लिखित बयान, सब। मैंने उसी शाम यह सब शुरू कर दिया। एक न्यूरो चिकित्सक के यहाँ पूरा परीक्षण कराया, बैंक में हस्ताक्षर सत्यापन नया कराया, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया जिसमें मैंने संपत्ति, तारीख, नाम सब स्पष्ट बोला। और सबसे जरूरी, सुशीला के नाम का जो छोटा पारिवारिक ट्रस्ट हमने वर्षों पहले दान पुण्य के लिए बनवाया था, उसे पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार उसका नाम होगा सुशीला धर्मन्यास। मंदिर वाली पट्टी, पुरानी पुस्तकालय वाली जमीन और हवेली का एक हिस्सा इस न्यास के अधीन जाएगा, जिसका लाभ गांव की कन्याओं की पढ़ाई और वार्षिक भंडारे में लगेगा। मैंने ये सब चुपचाप किया। घर लौटते समय पहली बार मुझे थकान से ज्यादा स्पष्टता महसूस हुई। रात को नवरात्र का चौथा दिन था। घर में काव्या, आदित्य, सावित्री, दीपक सब इकट्ठा थे। आदित्य फल लेकर आया। काव्या मेरे कमरे में आई और बहुत प्यार से बोली, पापा, आप अकेले इतना सब कैसे संभालेंगे? मैं सोच रही थी कि आपको प्रयागराज वाले आनंद वृद्ध सेवा सदन में कुछ समय रख दें। बहुत अच्छे लोग हैं, पूजा पाठ वाला माहौल है। आप चाहें तो हवेली बेचकर वहां एक कमरा स्थायी करवा देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। हवेली बेचकर? वह तुरंत बोली, अरे बेचने का मतलब, अगर कभी जरूरत पड़े तो? मैंने धीमे से कहा, कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद तय करूंगा। उसका चेहरा 2 पल को सख्त हुआ, फिर पिघल गया। आप हर बात गलत क्यों समझते हैं? मैं कुछ कहता, उससे पहले दीपक बाहर से बोला, मामा जी, डॉक्टर शर्मा कल शाम घर आ जाएंगे, बस हल्की सी याददाश्त की जांच है, आदित्य जी ने अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने दरवाजे की ओर देखा। आदित्य वहीं खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, औपचारिकता है पापा जी। औपचारिकता, ये दूसरा खतरनाक शब्द है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, कल आ जाए। उन्हें लगा मैं झुक गया हूं। पर उसी रात जब सब सो गए, मैंने आंगन के मंदिर के पास रखा पुराना सीसीटीवी राउटर चालू किया, जो महीनों से बंद था। एक कैमरा बैठक की ओर मुड़वाया, दूसरा सीढ़ी की तरफ और तीसरा अपने कमरे के बाहर। अगले दिन डॉक्टर सचमुच आया। उसने कुछ सवाल पूछे, तारीख, प्रधानमंत्री का नाम, अपना पता, बैंक, संपत्ति, पत्नी की मृत्यु की तारीख, बेटी का विवाह किस महीने हुआ। मैंने एक भी उत्तर गलत नहीं दिया। डॉक्टर ने जाते समय कहा, मुझे तो कोई मानसिक समस्या नहीं लगती। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह जल्दी में था। शायद उसे पूरी सच्चाई पता नहीं थी, शायद पता थी और वह असहज था। लेकिन असली खेल उसके जाने के बाद शुरू हुआ। शाम को मैं अपने कमरे में था कि बाहर बैठक में ऊंची फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने फोन का रिकॉर्डर चालू किया और दरार तक आया। दीपक बोला, अब क्या करेंगे? डॉक्टर ने तो कुछ नहीं लिखा। आदित्य की आवाज आई, पहले से ठंडी, पहले से साफ। तो दूसरा रास्ता, साइन करवाओ, नहीं तो ट्रस्ट बनवा देंगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। काव्या ने धीरे पर तेज डर में कहा, वो पहले ही कुछ कर चुके हैं। आज उन्होंने बैंक से मुझे हटा दिया। मैनेजर ने इशारे में समझाया। सावित्री बोली, तो जल्दी करो, दशहरे से पहले काम होना चाहिए। एक बार कागज हमारे नाम आ जाए, फिर चाहे वो मुझे घर से निकाल दें, फर्क नहीं पड़ता। मेरी छाती में कुछ टूटता चला गया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा अपना घर। मैं पीछे हटने ही वाला था कि काव्या ने वह बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वह बोली, मुझे सिर्फ जमीन नहीं चाहिए आदित्य। अगर पापा उस औरत से मिलना जुलना बढ़ा देंगे तो नया वारिस खड़ा हो जाएगा, पहले ही रोकना होगा। मैं जम गया। औरत? कौन औरत? फिर आदित्य ने हंसकर कहा, अरे वो संस्कृत वाली विधवा अध्यापिका, 2 बार आरती में साथ क्या दिख गई? तुमने कहानी बना ली। पहले कागज निपटाओ।
मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। सीमा जी, कस्बे के कन्या विद्यालय की प्रधानाचार्या, सुशीला की बरसी पर वहीं आई थीं और बाद में 2 बार मंदिर के पुस्तक दान के सिलसिले में मिली थीं। बस इतना ही। लेकिन इन्हें उससे भी खतरा था। क्यों? क्योंकि लालच कभी सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वह संभावना से भी डरता है। मैं अपने कमरे में लौट आया। रिकॉर्डिंग मेरे फोन में चल रही थी। आवाजें साफ थीं, नाम साफ थे, मंशा साफ थी। अब मुझे सिर्फ एक बात समझनी थी। वे दशहरे से पहले क्या करने वाले थे, और उससे भी ज्यादा, क्या मैं उन्हें रोकूंगा या उनके सामने ही उनका खेल पूरा होने दूंगा, ताकि गिरें तो बच न सकें। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह जब आंगन में धूप उतरी, घर वाले अपने अपने अभिनय में लौट चुके थे। मैंने उस सुबह किसी से झगड़ा नहीं किया। मैंने उल्टा वही किया जो उन्हें सबसे कम उम्मीद थी। मैं नरम पड़ गया। सावित्री रसोई में भजन चला रही थी। दीपक फोन पर किसी से ऊंची आवाज में प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। जिस दिन कोई बार बार कहे कि वह तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, समझ लो तुम्हारा भला उसकी सूची में सबसे नीचे है। काव्या ने मुझे संदेश भेजा। पापा, नाराज मत रहिए। जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए। नाश्ते की मेज पर मैंने खुद कहा, काव्या, वो कागज शाम को फिर ले आना, देख लेंगे। काव्या के चेहरे पर राहत की एक चमक आई। आदित्य ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मैं जानता था पापा जी, आप हमें समझेंगे। समझूंगा। हाँ, अब मैं बहुत कुछ समझने वाला था। मैं सीधे अपने पुराने मुनीम घनश्याम के पास गया। वह 35 साल से हमारे कारोबार के कागज देखता आया था। उसे मैं नौकर नहीं, घर का आदमी मानता था। मैंने उससे पूछा, क्या पिछले कुछ महीनों में किसी ने मेरे पुराने कागज देखे? वह पहले तो हिचका, फिर बोला, बाबूजी, मुझे लगा आपकी अनुमति से होगा। आदित्य बाबू 2 बार आए थे। बोले, आप भूल गए हैं कि किन जमीनों की नकल निकलवानी है। उन्होंने गंगा किनारे वाली बाड़ी, पुरानी हवेली और मंदिर वाली पट्टी के कागज देखे थे। मैंने पूछा, कब? शादी से 1 हफ्ता पहले, और फिर बहू जी की 13वीं के 2 दिन बाद। मेरे कानों में भनभनाहट सी हुई। 13वीं के 2 दिन बाद, जब घर में धूप, हवन, रोना, रिश्तेदार, सब कुछ एक साथ चल रहा था, उसी बीच किसी ने मेरी पत्नी की मौत और मेरी टूटन का समय चुनकर कागजों का रास्ता बना लिया। मैंने घनश्याम से कहा, आज से बिना मेरी लिखित अनुमति कोई फाइल नहीं खुलेगी, कोई नहीं। वह सिर हिलाता रहा, पर उसकी आंखों में शर्म थी, मेरी आंखों में भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी शर्म लापरवाही की थी, मेरी अंधविश्वास की। वहां से मैं तहसील गया। रजिस्ट्री दफ्तर में पुराने परिचित बाबू थे। कुछ चाय, कुछ धैर्य, कुछ पुराने रिश्ते। और 1 घंटे बाद मुझे जो जानकारी मिली, उसने मेरे भीतर की आखिरी बची नींद भी छीन ली। गंगा किनारे वाली बाड़ी के सामने से नया संपर्क मार्ग निकलने वाला था। सरकारी अधिग्रहण की चर्चा चल रही थी। मुआवजा अभी घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अंदाजा बड़ा था, बहुत बड़ा। और उसी इलाके के आसपास एक निजी आश्रम नुमा वृद्ध देखभाल केंद्र का प्रस्ताव भी पड़ा था, जिसकी तरफ से पहले ही जमीनें जोड़ने की कोशिश हो रही थी। उस प्रस्ताव के स्थानीय समन्वयक का नाम देखकर मैं ठिठक गया। आदित्य शुक्ला, मेरे दामाद का पूरा नाम। मैंने कागज पर उंगली रखी रही। दफ्तर का पंखा घूमता रहा, लोग आते जाते रहे। मेरा अतीत और वर्तमान एक ही बिंदु पर आकर टकरा गए। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। पहले गहने बदले गए, फिर मूल कागज निकाले गए, फिर देखभाल के नाम पर हस्ताक्षर का खेल शुरू हुआ। और अंत में शायद यही कहा जाता, बाबूजी अब अकेले नहीं रह सकते। उन्हें आश्रम जैसे शांत स्थान पर रख देते हैं। शांत स्थान, जिसे वे सेवा कहते, मैं निर्वासन कहता। मैंने उसी दिन शहर के एक वकील, अमरनाथ मिश्र, से मुलाकात की। मैं कहानी नहीं, तथ्य लेकर गया। नकली मंगलसूत्र, गायब मूल रजिस्ट्री, दामाद का भूमि प्रस्ताव से जुड़ना, देखभाल अधिकार पत्र, डॉक्टर से मानसिक दुर्बलता लिखवाने की योजना। मिश्र जी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोले, त्रिपाठी जी, खेल नया नहीं है। बस परिवार बदल जाते हैं। पहले आपको 2 काम करने होंगे। एक, असली दस्तावेज सुरक्षित कराइए या उनके प्रमाणित अभिलेख निकलवाइए। 2, अपनी संपत्तियों पर अभी से प्रतिबंधात्मक व्यवस्था बनाइए। बिना आपकी भौतिक उपस्थिति और 2 स्वतंत्र गवाहों के कोई भी प्रतिनिधित्व मान्य न हो। मैंने पूछा, और अगर वे मुझे मानसिक रूप से अयोग्य साबित करने की कोशिश करें? वह मुस्कुराए नहीं, सीधे बोले, तो उनसे पहले आप अपनी क्षमता का प्रमाण दर्ज कराइए। वीडियो, मेडिकल, बैंकिंग, लिखित बयान, सब। मैंने उसी शाम ये सब शुरू कर दिया। एक न्यूरो चिकित्सक के यहाँ पूरा परीक्षण कराया, बैंक में हस्ताक्षर सत्यापन नया कराया, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया जिसमें मैंने संपत्ति, तारीख, नाम सब स्पष्ट बोला।
और सबसे जरूरी, सुशीला के नाम का जो छोटा पारिवारिक ट्रस्ट हमने वर्षों पहले दान पुण्य के लिए बनवाया था, उसे पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार उसका नाम होगा सुशीला धर्मन्यास। मंदिर वाली पट्टी, पुरानी पुस्तकालय वाली जमीन और हवेली का एक हिस्सा इस न्यास के अधीन जाएगा, जिसका लाभ गांव की कन्याओं की पढ़ाई और वार्षिक भंडारे में लगेगा। मैंने ये सब चुपचाप किया। घर लौटते समय पहली बार मुझे थकान से ज्यादा स्पष्टता महसूस हुई। रात को नवरात्र का चौथा दिन था। घर में काव्या, आदित्य, सावित्री, दीपक सब इकट्ठा थे। आदित्य फल लेकर आया। काव्या मेरे कमरे में आई और बहुत प्यार से बोली, पापा, आप अकेले इतना सब कैसे संभालेंगे? मैं सोच रही थी कि आपको प्रयागराज वाले आनंद वृद्ध सेवा सदन में कुछ समय रख दें। बहुत अच्छे लोग हैं, पूजा पाठ वाला माहौल है। आप चाहें तो हवेली बेचकर वहां एक कमरा स्थायी करवा देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा। हवेली बेचकर? वह तुरंत बोली, अरे बेचने का मतलब, अगर कभी जरूरत पड़े तो। मैंने धीमे से कहा, कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद तय करूंगा। उसका चेहरा 2 पल को सख्त हुआ, फिर पिघल गया। आप हर बात गलत क्यों समझते हैं? मैं कुछ कहता, उससे पहले दीपक बाहर से बोला, मामा जी, डॉक्टर शर्मा कल शाम घर आ जाएंगे। बस हल्की सी याददाश्त की जांच है। आदित्य जी ने अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने दरवाजे की ओर देखा। आदित्य वहीं खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, औपचारिकता है पापा जी। औपचारिकता, ये दूसरा खतरनाक शब्द है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, कल आ जाए। उन्हें लगा मैं झुक गया हूं। पर उसी रात जब सब सो गए, मैंने आंगन के मंदिर के पास रखा पुराना सीसीटीवी राउटर चालू किया, जो महीनों से बंद था। एक कैमरा बैठक की ओर मुड़वाया, दूसरा सीढ़ी की तरफ, और तीसरा अपने कमरे के बाहर। अगले दिन डॉक्टर सचमुच आया। उसने कुछ सवाल पूछे, तारीख, प्रधानमंत्री का नाम, अपना पता, बैंक, संपत्ति, पत्नी की मृत्यु की तारीख, बेटी का विवाह किस महीने हुआ। मैंने एक भी उत्तर गलत नहीं दिया। डॉक्टर ने जाते समय कहा, मुझे तो कोई मानसिक समस्या नहीं लगती। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह जल्दी में था। शायद उसे पूरी सच्चाई पता नहीं थी, शायद पता थी और वह असहज था। लेकिन असली खेल उसके जाने के बाद शुरू हुआ। शाम को मैं अपने कमरे में था कि बाहर बैठक में ऊंची फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने फोन का रिकॉर्डर चालू किया और दरार तक आया। दीपक बोला, अब क्या करेंगे? डॉक्टर ने तो कुछ नहीं लिखा। आदित्य की आवाज आई, पहले से ठंडी, पहले से साफ। तो दूसरा रास्ता, साइन करवाओ, नहीं तो ट्रस्ट बनवा देंगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। काव्या ने धीरे पर तेज डर में कहा, वो पहले ही कुछ कर चुके हैं। आज उन्होंने बैंक से मुझे हटा दिया। मैनेजर ने इशारे में समझाया। सावित्री बोली, तो जल्दी करो, दशहरे से पहले काम होना चाहिए। एक बार कागज हमारे नाम आ जाए, फिर चाहे वो मुझे घर से निकाल दें, फर्क नहीं पड़ता। मेरी छाती में कुछ टूटता चला गया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा अपना घर। मैं पीछे हटने ही वाला था कि काव्या ने वह बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वह बोली, मुझे सिर्फ जमीन नहीं चाहिए आदित्य। अगर पापा उस औरत से मिलना जुलना बढ़ा देंगे तो नया वारिस खड़ा हो जाएगा। पहले ही रोकना होगा। मैं जम गया। औरत? कौन औरत? फिर आदित्य ने हंसकर कहा, अरे वो संस्कृत वाली विधवा अध्यापिका, 2 बार आरती में साथ क्या दिख गई? तुमने कहानी बना ली। पहले कागज निपटाओ। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। सीमा जी, कस्बे के कन्या विद्यालय की प्रधानाचार्य, सुशीला की बरसी पर वहीं आई थीं और बाद में 2 बार मंदिर के पुस्तक दान के सिलसिले में मिली थीं। बस इतना ही। लेकिन इन्हें उससे भी खतरा था। क्यों? क्योंकि लालच कभी सिर्फ पैसा नहीं चाहता, वह संभावना से भी डरता है। मैं अपने कमरे में लौट आया। रिकॉर्डिंग मेरे फोन में चल रही थी। आवाजें साफ थीं, नाम साफ थे, मंशा साफ थी। अब मुझे सिर्फ एक बात समझनी थी, वे दशहरे से पहले क्या करने वाले थे, और उससे भी ज्यादा, क्या मैं उन्हें रोकूंगा या उनके सामने ही उनका खेल पूरा होने दूंगा ताकि गिरें तो बच न सकें।